हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में, आज की इस चर्चा में। जिस मुद्दे पर आज हम लोगों की बातचीत होने वाली है वो आपके एग्जामिनेशन और आपकी प्रिपरेशन के लिए निहायत जरूरी बातचीत है। हम सभी ने महसूस किया और हम सभी ये जानते हैं कि आप बैंकर्स के पास एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जिस एक चीज की कमी है वो समय है। तो इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, अगर ये टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो फिर किसी वजह से आपके एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए टाइम बहुत ज़रूरी है और इसी एक चीज़ की कमी आपके पास है। तो अभी अगर हम आज से इस बात को देखें तो लगभग 60 डेज आपके पास हैं आपके 2024 मई जून के जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। 25 ऑफ मई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो उस 25 मई को ही हम अपनी आखिरी डेट मान के प्रिपरेशन की बातचीत करने वाले हैं। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि 25 में से हमारा मान के चलने का मतलब ये है कि हम 8 जून तक नहीं जा रहे हैं। 8 जून को आपका लास्ट पेपर होने वाला है आरबीडब्ल्यूएम तक, तो उसको हम डेज में काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी 25 जो आपका 25 में है, 25 ऑफ में है, उसी को हम अपनी फाइनल डेडलाइन मान के ये बातचीत कर रहे हैं। तो अभी मोटे मोटे तौर पर आपके पास 60 डेज का टाइम है। मेरी आपकी जो बातचीत होगी वो इस विषय पर होगी कि इन 60 डेज को कैसे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कैसे यूज किया जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और एग्जाम ओरिएंटेड बना पाए। आपकी प्रिपरेशन कैसे और बेहतर हो सकती है, कैसे आप इस पूरे पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा और आप भी कोशिश यही करिए कि आपका पेपर वन गो में क्लियर हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपके दिमाग से एक हेडेक ही खत्म हो जाता है कि अभी हमारा जेआईबी का पर्टिकुलर पेपर नहीं क्लियर हो पाया है, उसके लिए अभी प्रिपरेशन करनी है। ये हेडेक आपका खत्म हो जाता है और आप आगे आप सीएआईबी के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो अब तो इस बार का जो आप 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट देखेंगे तो उसमें ऑफिसर्स कैडर को भी अब 2 इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं सीआईबी क्वालिफाई करने के बाद। तो आप आगे सीएआईबी के लिए भी अब आप टारगेट कर सकते हैं। एक तो ये आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। दूसरा, जो 45% वाला आपको लाभ मिलता है सब्जेक्ट में, वो तभी आपको मिल पाता है जब आप पेपर वन गो में क्लियर करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। तो क्या अभी आपके पास इतना समय है? मैं 60 डेज तो मैंने बोल दिया, लेकिन कई सारे बैंकर्स के मन में सबसे पहले सवाल यही आता है, क्या 60 डेज में वास्तव में प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो सकती है, हम सारे के सारे चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं 50% मार्क्स से ज्यादा? तो देखिए, अभी आपके पास पूरा पूरा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो 60 दिन आपके पास इतना समय है कि जितने दिन बचे हैं उतना ही नंबर आप हर पेपर में ला सकते हैं। मतलब 60 प्लस मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं इन 60 डेज में। लेकिन ज़रूरी ये है और ज़रूरत इस बात की है कि आप इन 60 डेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप इसको यूज़ कैसे करें, कितना समय आपको पढ़ाई पर देना है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मार्च का महीना चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है, तो आपके पास अभी वर्कलोड तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कैसे आप अपने वर्कलोड को मैनेज करें, कैसे आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करें और इस 60 डेज का कैसे उपयोग किया जाए ताकि आपके चारों पेपर की प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाए और आप इस सारे के सारे पेपर्स को, यानी पूरा का पूरा जेआईबी एग्जामिनेशन वन गो में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। इस पर मेरी आज आपसे पूरी बातचीत होनी है। ठीक से एक एक बात को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, वो सारे कैंडिडेट, वो सारे एस्पिरेंट्स, बैंक के मेरे मित्र जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो एक बार सिलेबस आप जरूर पूरा देख लीजिएगा। क्लियर है? अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करें, मैं फिर से इस बात को क्लियर कर दूं, अगर आप इस वीडियो के बाद भी प्रिपरेशन शुरू करें तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बिना किसी चिंता के आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए। अभी आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूं कि समय है, पूरा पेपर आप क्लियर करेंगे। अगर आज से भी आप इस पेपर की तैयारी शुरू करते हैं तो इस वीडियो के बाद से भी आप शुरू करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जो पहला कदम है वो है कि आप अपने सिलेबस को जानें। 4 पेपर में कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली है, क्या मॉड्यूल हैं, ये आपको जानना जरूरी है। बिना सिलेबस जाने प्रिपरेशन शुरू मत करिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर है, कहां पर आपको, अगर हम टाइम को डिवाइड करें, 4 पेपर है, अगर हम इसको 100% के हिसाब से टाइम पे डिवाइड करें तो किस पेपर आपको, उस पे सबसे ज्यादा समय आपको देना चाहिए या किस पर देना समय ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये जो आपका पेपर यहां पर लिखा गया है, ये सारे सीक्वेंस वाइज पेपर हैं। जो आपका पहला पेपर होना है वो आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ही है। 25 ऑफ मई को आपका ये पेपर है। मैं अभी आपको डेट वगैरह सब बता दूंगा। इस बार पीपीबी में और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कोई गैप नहीं बना, यानी अगले ही दिन आपका पीपीबी का पेपर हो जाएगा 26 मई को। क्लियर है? थर्ड पेपर जो आपका है वो एएफएम का पेपर होने वाला है। इन सारे पेपर में एएफएम का पेपर तुलनात्मक रूप से आपको थोड़ा कठिन दिखेगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर ये बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन अभी से शुरू करें तो इतना समय आप कुछ टाइम ऐसे मैनेज करिएगा। मैं अपनी तरफ से तो आपको बातें बताता चलूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग एक जनरल बातचीत करते हैं कि इतना आइडियल टाइम देना चाहिए। अब हर बैंकर उतना टाइम नहीं दे सकता। हो सकता है आप ऐसी ब्रांच में हो जहां पर आपका क्राउड बहुत ज्यादा आता है, यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो,
खाता वहां पर बहुत ज्यादा, अकाउंट्स बहुत ज्यादा खुले हो, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा वहां बड़ा हो, तो हो सकता है आपके पास उतना कम समय बचे। लेकिन एक आइडियल टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस पेपर को इन तीनों पेपर की अपेक्षा थोड़ा आप ज्यादा टाइम देंगे। ये आपको ऐसे खुद अपना टाइम मैनेज करना है कि कम से कम इसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता चले। 8 जून को आपका लास्ट पेपर होने वाला है आरबीडब्ल्यूएम का। सारे ही पेपर में आपके कुल 4 मॉड्यूल में पेपर को डिवाइड किया गया है। सारे पेपर में अगर आप देखेंगे तो सब में 4 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। पहला पेपर जो आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, एक एक बात को यहीं पर क्लियर कर लो दोस्तों। और आपका जो पीपीबी है ये आपको दोनों एक साथ ही तैयार करना। एक साथ तैयार करने का मतलब ये है कि इसके जो भी मॉक टेस्ट होने हैं, जो भी इस पे आपको रिवीजन करना है, जो भी आपको एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करना है, इन दोनों पेपर की आप एक साथ करना शुरू करिएगा। क्योंकि अगर इन दोनों पेपर में हम देखेंगे यानी पीपीबी और एफएम में देखेंगे तो आपको हफ्ते भर का टाइम यहां पर लगभग मिल रहा है। क्लियर है? तो 2 तारीख को आपका ये पेपर, एक हफ्ते का टाइम मिल रहा है। तो अगर आप किसी वजह से मॉक नहीं भी दे पा रहे हैं इसका, या आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इसमें आपको 7 डेज का टाइम मिल रहा है और अंत वाले पेपर में भी आपको 7 डेज का गैप मिलेगा। तो आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की प्रैक्टिस आपको साथ में ही करना है क्योंकि यहां पर कोई गैप नहीं मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आपको मैं टाइम भी बताता चल रहा हूं किस पर आपको कितना टाइम देना है। 60 डेज हम लोग अपना लेके चल रहे हैं। 25 ऑफ मई को अपना हम डेडलाइन मान रहे हैं, बाकी डेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये वाले जो ऊपर वाले 2 यूनिट्स हैं ये आपके इंडियन इकोनॉमी के हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो 2 यूनिट है आपके लिए, ये 2 यूनिट आपकी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और बहुत बेसिक यूनिट है। क्लियर है? इसमें कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कोर इकोनॉमी के मिलने वाले हैं। क्लियर है? जैसे मॉड्यूल बी में डिमांड एंड सप्लाई है, मॉड्यूल बी में ही थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कोर इकोनॉमी के आपको मिलेंगे। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। तो अगर आप एकाग्रता से पढ़ेंगे तो आराम से सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। अब ये जो लास्ट के 2 यूनिट है यानी आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, ये आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है। इसीलिए इस पूरे पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो ये 2 मॉड्यूल आपके हैं, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। अब एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ऊपर वाले ये जो 2 मॉड्यूल हैं, आपका जो मॉड्यूल ए है ये बहुत आसान सा मॉड्यूल है। 11 यूनिट या 10 यूनिट आपको इसमें मिलने वाली है। टोटल 45 यूनिट्स हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। अगर इन तीनों में तुलना, सबसे बड़ा सिलेबस तो आपको पीपीबी का मिलने वाला है, लगभग 55 यूनिट है। लेकिन यहां पर आपको 45 यूनिट्स मिलने वाली हैं। तो मॉड्यूल ए आप बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अगर मैं इनको परसेंट में डिवाइड करूं तो मैं फिर से कहूंगा, टोटल को अगर हम डिवाइड करें तो आपको अपने कुल समय का लगभग 40% देना चाहिए। किसे? लगभग 40%। टोटल टाइम अगर आप डिवाइड करें तो लगभग 40% आपको एएफएम को देना चाहिए, क्योंकि एएफएम इन तीनों पेपर में तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कठिन होने वाला है। तो समय भी ध्यान से समझिए मैं किन किन बातों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। मॉड्यूल ए आपका आराम से सारी यूनिट आप 1 वीक में खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, बहुत बड़े चैप्टर्स इसमें नहीं है। कुछ ही चैप्टर्स हैं जो थोड़े बड़े हैं, बाकी बेसिक चैप्टर है। तो 1 वीक में आप इसको समाप्त कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उससे कम समय में भी समाप्त कर सकते हैं। अभी घंटों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, कितने आवर्स आपको पढ़ना है, कब कब टाइम पीरियड आपको निकालना है, क्या क्या समय आपको कैसे देना है। तो आप इसे 1 हफ्ते अगर आप नहीं देना चाहते तो वैसे तो ये 5 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा। ये दोनों ही मॉड्यूल आप ये टारगेट करके चलें कि 10 से 12 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। यहां पर इसमें भी आपको अधिकतम 5 दिन का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मॉड्यूल डी को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा ज्यादा समय देंगे। मतलब ये जो मॉड्यूल डी है आप इसको 7 दिन से 7 डेज टू 10 डेज में आप इसको खत्म कर सकते हैं। 10 डेज में आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 5, 5, 10 दिन में इसको खत्म करेंगे, 5, 15 और 10, 25, यानी 20 से 25 दिन में या 22 से 25 दिन में ये पूरा इंडियन इकोनॉमी आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आपको टाइम देना है वो मॉड्यूल डी में देना है। ये कहना बेमानी हो जाएगा क्या मॉड्यूल डी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तुलनात्मक रूप से यहाँ थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही एक मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है ऐसा कहना गलत है। अक्टूबर वाले पेपर में आईआईबीएफ ने इस बात का ध्यान रखा है, सारे मॉड्यूल से आपके क्वेश्चंस पर्याप्त मात्रा में बने हुए हैं। तो ऐसे ही जब आप देखेंगे, मैं एक से आपको बता दे रहा हूं, वही आपको लगभग सब में अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना, आपको एएफएम में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए क्या है,
है, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा 25 दिन में। अब ये 25 दिन का मतलब मैं क्या करूं, 22 से 25 दिन, और 22 से 25 दिन का मतलब है कि अगर आप इसे लगभग 2 आवर्स रोज देते हैं, 2 आवर्स रोज देते हैं, तो आपको इतना समय लगना है, 22 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा, 60 दिन अपने पास है। क्लियर है इतनी बात? अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलते हैं, कंफर्टेबल हैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं, चीजें उन्हें याद रहती हैं, तो आप हर सब्जेक्ट को रोज टाइम दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आज से ही आपको कम से कम, देखिए अभी अपने पास 60 डेज का टाइम है, तो हम अभी भी अगर रोज 4 से 5 घंटे का समय दे रहे हैं, ज्यादा समय आप बैंक से आने के बाद दे सकते हैं, है ना? तो बैंक से आने के बाद आप कम से कम 3 घंटे का टाइम निकालिए, 3 घंटे आप कम से कम बैंक से आने के बाद दीजिए, और बैंक जाने के पहले आप 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो 6 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपके पास और भी बहुत ज्यादा काम होता है। तो अगर 5 से 6 घंटे रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं तो आप आराम से इसको तैयार कर लेंगे। तो 5 से 6 घंटे का मतलब है कि अगर आप 1-1 घंटे भी सारे पेपर को दे रहे हैं तो भी आप रोज पेपर पढ़ सकते हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सारे पेपर एक साथ नहीं लेके चलते हैं, वो पहले एक पेपर को तैयार करेंगे, फिर दूसरे पेपर को, फिर तीसरे पेपर को, फिर चौथे पेपर को तैयार करेंगे। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 15-15, 20-20 देंगे आप तो भी आपका ये तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कम से कम 2-2 पेपर आप देके लेके चले एक साथ, 2 पेपर आप एक साथ लेके चलेंगे तो कम से कम ये, और जैसे आप इसको 25 डेज दे रहे हैं तो पीपीबी भी आपका लगभग 30 डेज में तैयार हो जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पर पहले 30 दिनों में आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी 30 दिनों में आप इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 2-2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हैं, अगर आप एक-एक सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हैं तो रोज एक-एक सब्जेक्ट लेके 1-1 घंटा देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो तरीका आप ऑप्ट करिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सारे पेपर को पढ़ते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा समय सब पर देते हैं और उनको याद भी रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सब एक साथ में तैयार करके पहले इन 2 पेपर को तैयार करेंगे, फिर उन 2 पेपर को तैयार करेंगे। मैं इस पर अपनी तरफ से आपसे बस इतना कहूंगा, जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जिनमें आप याद रख पाते हैं, जो आपके पढ़ने का तरीका आप वैसे करिएगा। लेकिन आपको ध्यान ही देना है कि हर पेपर पर सफिशिएंट टाइम आपको देना है। सबसे ज्यादा समय तुलनात्मक रूप से आपको एएफएम के लिए देना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मॉड्यूल आप कोई भी स्किप मत करिएगा किसी भी पेपर में। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल आपको किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करना है। क्लियर है? मॉड्यूल आप कोई स्किप नहीं करेंगे। तो ये आपका पहले तो ये सिलेबस हो गया। अब आपके लिए देखिए, अब जो समय मैं आपसे बता रहा था ये आपका अभी का टाइम पीरियड है जो आपके सामने दिख रहा है। अभी आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, लास्ट फेज में आप चल रहे हैं। 27 तारीख तक आपका एप्लीकेशन लेट फी के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा, लेट फी 200 रुपए नॉर्मल फीस के अलावा। तो सर अगर आप में से किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिए गुरु, बहुत ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम फिर आपका पेमेंट वगैरह फंसने लगता है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो अटेम्प्ट क्यों आप खराब करें। आप इसको इसी बार अपना जो है अप्लाई कर लीजिएगा। 200 रुपए लेट फी, कोई बहुत ज्यादा लेट फी नहीं। करना तो बहुत पहले चाहिए था, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होते हैं आपको इमीडिएट अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आपको अपना मनचाहा सेंटर, आपको अपना मनचाहा टाइम स्लॉट, ये सब आपको तब मिल जाता है इजिली। अदरवाइज बाद में क्या होता है, वो फिल होने लगता है, फिर आपको दूर का सेंटर मिलता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब यहां पर देखिए, मैं इसी बेस पर आपसे बात कर रहा था कि 25 को आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर है, और उसके नेक्स्ट डे ही आपको मिलेगा पीपीबी। एक हफ्ते के बाद यानी 2 जून को आपको मिलने वाला है एएफएम का पेपर, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी जो आपका लास्ट पेपर होगा वो 8 जून को होने वाला है आरबीडब्ल्यूएम के लिए। तो मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि ये वाले जो 2 पेपर हैं, यानी जो आपके शुरुआती 2 पेपर हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और पीपीबी, इनको आप एक साथ तैयार करिएगा। साथ तैयार करने का मतलब इसके एमसीक्यूज, इसके मॉक टेस्ट सब एक साथ आप दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं बन रहा है। यहां पर आप थोड़ा लीवरेज ले सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट किसी वजह से नहीं दे पाए, या यहां पर आपने ज्यादा टाइम दिया है, या बैंक में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, तो यहां पर आप थोड़ा सा लीवरेज ले सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम होगा आपके पास। और एक हफ्ते का टाइम, एक अच्छी बात यह कि आपके ये 2 पेपर हो चुके होंगे, आपको हेडेक इन 2 पेपर की होगी, तो आप एक हफ्ते में इस पेपर पर भी पूरा, अगर आप इस एक पेपर पर भी 6-6 घंटे का टाइम देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको कुछ पेपर को इस तरीके से प्लान करना होगा। क्लियर है? एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा टॉपिक आपके लिए, क्या मॉड्यूल है, किसको कितना टाइम देना है, कितना समय आप देंगे। अगर आप 2-2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो पहले 30 दिनों में आप इन 2 को समाप्त करें, लास्ट के 30 दिनों में आप इन 2 को समाप्त करिएगा। और इस 30 दिन में मैं आपसे फिर से कहूं कि इनमें आपको लगातार एमसीक्यू पर भी बातचीत करनी है, एमसीक्यू भी आपको देखना है। अब कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता दूं। पहली चीज, क्या क्या चीजें हैं कि जो भी आप पढ़ें, जो कुछ भी आप पढ़ें, देखिए हो सकता है आप कोई यूनिट ड्रॉप कर दें, कोई यूनिट अगर आप स्किप कर दें तो यूनिट स्किप कर सकते हैं, मॉड्यूल स्किप नहीं करना है। जो भी आपको पढ़ना है उससे आप 100% कंप्लीट करेंगे, उसे आप क्या भैया, उससे आप 100% कंप्लीट करेंगे। एनी मॉड्यूल एंड एनी यूनिट,
जो भी यूनिट पढ़े आप उसे आधा मत छोड़ें। आप यूनिट स्किप करें कोई इशू नहीं है, मॉड्यूल स्किप नहीं करना। बहुत सारी यूनिट्स ऐसे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिट उस एक क्वेश्चन के लिए बहुत कठिन, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, टॉपिक कठिन है, टॉपिक बड़ा है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बजाय आप 4 और टॉपिक बेहतर तैयार कर सकते हैं जिनसे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे 100% कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 100% आप उसे कंप्लीट करेंगे। और अगली बात है भैया कि कोई भी डोंट स्किप एनी मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्किप नहीं करना है। अगला क्या है, आपको इसके साथ साथ रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए या आपको प्रैक्टिस करना है फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से इस बात को समझिएगा। दूसरा, बुक के लास्ट में लेट्स सम अप करके कुछ दिया दिखेगा आपको, जो पूरे टॉपिक की समरी है, वो आपको हर टॉपिक में जरूर पढ़ना है। जिन यूनिट्स को आप स्किप कर रहे हैं, मॉड्यूल में किसी यूनिट्स को अगर आप स्किप कर रहे हैं, तो उस केस में भी कम से कम उसका जो समरी है वो एक बार आपको जरूर देखना है। तो आपको एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करना है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। कोई भी मॉड्यूल आपको स्किप नहीं करना और जो भी आप पढ़ें वो 100% पढ़ें, वो टॉपिक यूनिट बीच में मत छोड़िएगा। क्लियरली इस बात को समझ लीजिएगा। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको तुरंत विजुअल फॉर्म में आप जाके यूट्यूब पर देखिएगा। टीचर्स आपको बहुत सारे बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी ही वीडियो देखिए। समझना है, पेपर क्लियर करना है, कोई भी वीडियो आप देखिए उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पर आपकी लगातार प्रैक्टिस हो। अब आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग से थोड़ा सा आप समय देते रहिएगा। संडे आपका जो आपका वीक ऑफ होगा और जो आपका सैटरडे वीक ऑफ होगा, उस वीक ऑफ में आपको कोशिश ये करनी है कि पिछले 4-5 दिनों में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस कर लें। ये आपको हर वीक ऑफ में करते रहना है। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो आपके लिए जो 60 डेज हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे और 60% से ज्यादा मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। वन गो में आपका ये पेपर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपिक पढ़िएगा, कोई यूनिट या कोई मॉड्यूल पढ़िएगा तो उसको 100% पढ़िएगा। मॉड्यूल में आप यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यूनिट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको 100% पढ़ना है। समरी बात की है वो आपको देखना है, आपको मॉक टेस्ट पर लगातार प्रैक्टिस करना है। और जब भी जो भी आपका पेपर, जैसे आपका पीपीबी और इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में कोई गैप नहीं, तो उस पेपर के पहले के जो 5 दिन होंगे, ठीक 5 दिन पहले जो होंगे, उन पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट देने पर उन पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करने पर। अगर आप बाकी पेपर्स पर उतना टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप पहले 2 पेपर एक साथ पढ़ जा रहे हैं, उस पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो बीच का जो 1 हफ्ते का टाइम आपके पास बच रहा है वो पूरा का पूरा आपका मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पर जाने वाला है। और थोड़ा समय आप दे सकते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या सर सिर्फ मॉक टेस्ट देके हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। वो आपकी किस्मत के ऊपर है, लक के ऊपर है, लेकिन लक भी ऐसी जगह पर काम नहीं करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है, अक्टूबर वाले पेपर में ये देखा गया है। तो जब भी पढ़िएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उस यूनिट को 100% तैयार करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाइएगा। एमसीक्यूज अगर नया डिजाइन हुआ तब आप उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपका वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप एमसीक्यू रट के या 1000 एमसीक्यू पढ़ के सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत वहां पर आपको हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। पूरा देखिएगा सिलेबस आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी भी वजह से अपना जो रूटीन है उसे ब्रेक मत करिएगा। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि हमें किसी दिन बैंक में ज्यादा काम हो गया तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मत पढ़िएगा उस दिन। आप थक गए हैं या कोई और दिक्कत है, लेकिन कम से कम उस दिन भी आपकी किताब आधे घंटे के लिए जरूर खुलनी चाहिए। रूटीन किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर आपका रूटीन फॉलो होता रहे। कभी कोई भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन आपने आधे घंटे भी पढ़ाई नहीं की है। तो अगर किसी दिन बहुत ज्यादा काम है तो आधे घंटे 1 घंटे पढ़िए, लेकिन वो रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी रिदम ब्रेक होती है और वो एक दिन का रूटीन ब्रेक नहीं होता है, फिर वो अगले 4-5 दिन आपके साथ वही चीज लगातार रिपीट होती है। तो वो आपके साथ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप पहले 2 पेपर के लिए 5 दिन पहले आप अपना पूरा सिलेबस समाप्त कर लेंगे। 3 से 4 दिन भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपको 2-3 दिन चाहिए जिस पर आप प्रैक्टिकली जाके मॉक टेस्ट पर बातचीत कर रहे हो। अब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो शुरू कर
दीजिए। अगर आप नहीं अभी शुरू करें तो सच में आप लेट कर रहे होंगे। फिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं इसमें, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच लाया गया है। बहुत छोटा टिकट साइज इसका रखा गया है। इसकी शुरुआत अभी 19 मार्च से हुई है। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो आपका एग्जामिनेशन होना है वो एमसीक्यू बेस्ड ही है। तो एमसीक्यू साथ साथ हम पूरे कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू पर बात होगी, हर ऑप्शंस पर, कॉन्सेप्ट पर बातचीत होगी। पूरा जो सिलेबस है, पूरी यूनिट, सारे मॉड्यूल एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। जो केस स्टडी होगी, जो भी रिलेवेंट पैटर्न चेंज हुआ है, वो सब कुछ हम लोग इस एक बैच में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गोल बैच है ये, पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों पर हम लोगों ने बातचीत की है। और महापैक आपके लिए बहुत छोटी टिकट साइजेस का भी आप देख सकते हैं। जेआईबी के लिए महापैक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ भी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, और 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? महापैक एक ऐसा जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन पर हमारी तरफ से दी जाने वाली सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा, सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। वो सबको आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही मिल जाता है। आपको बार बार खुद को इनरोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो भी हमारे कोर्सेज होंगे, जो रनिंग कोर्सेज हैं, उनका एक्सेस आपको मिलता है। अगले 1 साल तक, अगर आप 1 साल की वैलिडिटी के लिए ले रहे हैं तो अगले 1 साल तक, अगर आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए ले रहे हैं तो अगले 2 साल तक आपको जो भी हमारे अपकमिंग बैचेस होंगे, जो भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स होंगे, एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट होंगे, ई बुक्स होंगे, वो सब कुछ आपको इसी एक सिंगल इनरोलमेंट पर मिलेगा। आपको कुछ अलग से लेने की आवश्यकता है, खुद को अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं होगी। सेपरेटली आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी जो आपके लिए रिसेंट बैच लॉन्च किया गया है वो जेआईबी एमसीक्यू बैच है। अभी इसकी क्लास 19 मार्च से आपके लिए शुरू हुई है, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन को टारगेट करके ही ये डिजाइन किया गया बैच है। सारे सब्जेक्ट हैं, 4 के चारों पेपर आपको मिलेंगे। सीआईबी के अगर कोई मेरे मित्र देख रहे तो महापैक सीआईबी के लिए भी अवेलेबल है। बिल्कुल वैसे ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ भी, और 1+1 ईयर यानी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ भी आपको मिलने वाला है। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप उससे जुड़ जाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको रेगुलर बेसिस पर मिलने वाली हैं यहां से। इसके अलावा आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। पढ़ाई को लेकर कोई बातचीत करनी है आपको, टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई बातचीत करनी है, तो मैं आपके सवालों के जवाब के साथ लगातार उपस्थित रहूंगा। ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी, और ये रेगुलर मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन मिले कुछ दिन नहीं, वो रेगुलर मिलता रहेगा। अब तो हम लोगों ने इस पर लाइव डाउट सेशन भी शुरू किया है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं इस चैनल को ज्वाइन करके। इस QR कोड को अगर स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स आप टाइप करेंगे, आप इस माध्यम से भी मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर उपस्थित मिलूंगा। तो आपके लिए दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी लिए ये आपसे चर्चा की गई है। मुझे उम्मीद है सारी बात आप तक दुरुस्त तरीके से पहुंची होगी। आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन अगर नहीं शुरू की है तो आप लेट कर रहे हैं, शुरू करें। 60 डेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो। और अगर समय का प्रबंधन ही नहीं होगा, फिर कोई भी समय हो वो कम ही पड़ जाता है, कितना भी लंबा समय हो। इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, समय से तैयारी शुरू करना जरूरी है। हम आपके साथ, अगर आप इनरोल होते हैं तो हम आपके साथ एमसीक्यू बैचेस में, महापैक सारे बैचेस में हम आपके साथ अवेलेबल होंगे। आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। तैयारी शुरू करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लास्ट वीक चल रहा है। अभी भी आप लेट फी के साथ जेआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मई जून एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो आइए फिर मिलते हैं इन बैचेस में, और तैयारी शुरू करिए। मेरी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार बना रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, और तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।